नमस्कार दोस्तों। आसपास में कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होती है जिस पे सोचना खराब मुश्किल होता है कि आखिर ये ब्रांड ब्रांड की मार्केट में वैल्यूएशंस क्या है जो हमारे आसपास बिकती है। उसमें से कुछ ब्रांड्स हमने लिया है। बेसिकली हम ब्रांड की बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल्स। और इसकी ब्रांड्स की तरफ देखा जाए तो KFC आती है, पिज्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, और उसके बाद एक वेंगो करके आती है, और स्ट्रीट करके आती है, फूड स्ट्रीट्स। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा मार्केट को देखने का प्रयास करेंगे। आखिर ये कंपनी जो कंपनी है जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल्स, ये कंपनी क्या क्या पोटेंशियल लेके आती है जिसपे स्टॉक मार्केट की तरफ देखा जाए तो ये मल्टी बैगर साबित नहीं हुआ है, ना ही ये पेनी साबित हुआ। अर्थात ये मार्केट में चलती बुलती स्टॉक है। स्टॉक में देखा गया कि पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। ऐसे एक साल में देखा गया कि थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला। आखिर क्या है इसका, जबकि इसका यदि ये देखा जाए पोटेंशियल की तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है। इसके पोटेंशियल की तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहती है। एक एक नज़र एक सेकंड देखने का प्रयास करें। एक सेकंड, थोड़ा सा शायद इशू आ रही है मेरे पास, कुछ सिस्टम में कुछ चलिए अब आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसके पीछे क्या कहानी है। तो देवयानी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला पिछले 6 महीने में या फिर एक महीने में। लेकिन एक में लगातार इसमें ट्रेंडिंग क्या गिरावट वाली बनती नजर आती है। कुछ मार्केट को देगा भी क्या, इसका पोटेंशियल में भी क्या इसका सेल्स नहीं चलता है, ऐसा भी कुछ है। तो ये क्या कहती है कंपनी के बारे में जानते हैं। 1991 में बनी थी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑपरेशन ऑफ द चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जो स्टार्टिंग में जो कि क्विक रेस्टोरेंट सर्विस थी ना, वो स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ द आइकनिक ग्लोबल एंड सक्सेसफुल इन द हाउस ब्रांड इन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ओवर 1782 रेस्टोरेंट एज ऑन द March 31 2024 के डेटा के हिसाब से देखा जाए इनके पास क्या है, कितने ब्रांड्स कितने रेस्टोरेंट हैं। टोटल 1782 रेस्टोरेंट देखने को मिला है। जहाँ पे कहती है अक्रॉस द इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया एंड द थाईलैंड्स is the report of the RJ Corp. DI is the part of the RJ Corporations is a collaboration in the that the two days the powerhouse multinationals and the with the ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं, इसके ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। इसे कहती है जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द यूम ब्रांड्स KFC एंड पिज़्ज़ा हट, जो कि इनकी ब्रांड्स हैं। क्योंकि पिज्ज़ा का इस पहले हमने डोमिनोज पे स्टडी किया था, अब हमने इससे देवयानी के इस पर स्टडी करने का प्रयास किया हूँ, जहाँ पे देखने को मिला कि क्या क्या है। KFC है, पिज्ज़ा हट, कोस्टा, वेंगो इंटरनेशनल बिजनेस और फूड एस्ट्रीज के नाम से कामकाज करती है। अब क्या है मार्केट को लेकर, क्योंकि चार्ट में क्या निकल के आती है, चार्ट में थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला। इसका चार्ट रिसेंटली सपोर्ट क्या नज़र आती है। रिसेंटली देखने को मिली थी जून में स्टॉक में जो चार्ट उनके बाद मार्केट सपाट था आसपास एक ही प्राइस के आसपास, और वहाँ से मार्केट क्या होती है, मार्केट जो गिरा था उसके बाद मार्केट चलना चालू करती, लेकिन चल सस्टेन कर नहीं पा रही है। लगातार इस एक प्राइस के आसपास आके भटकती नजर आती है। तो क्या है इसका फंडामेंटल में, तो बुक वैल्यू कहती है कंपनी के बारे में। उससे पहले जो नज़र डालती है, सबसे पहले नज़र डालती है करंट प्राइस 165 कहती है। तो 165 में देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को एड ऑन करने के बाद ये प्राइस निकल जाती है। कुछ फार्मूला बेसिस हम प्राइस की चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे बुक वैल्यू कहती है 8 रुपये 76 पैसे के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना 18 टाइम्स बढ़ चुका है। इंटरेस्टिक वैल्यू जो कि इसका एसेट्स वैल्यूशन है उसके ऊपर से 11 रुपये का प्राइस प्राइस आ रही है। और EPS देखा जाए तो करीब 39 पैसे आ रहे पर शेयर के हिसाब से। और नंबर ऑफ शेयर कितना 121 करोड़ का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, फेस वैल्यू 1 का। और स्टॉक की पी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि स्टॉक की पी क्या कहती है, यहाँ पे किससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे यदि इसके हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करें तो सोचिए कितना पी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1 रुपये से जैसे नीचे हुआ था तब कंपेयर करना ही बंद हो गया। इंडस्ट्रियल पी कहता है 167 का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखा जाए तो कितना निकल के आया, तो उससे ज़्यादा निकल के आएगा ना। यदि इसको भी हम यदि डिवाइड करके देखें तो क्या ज़्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पे डला ही नहीं है, इसको कंपेयर करना चाहिए। अब आते हैं ROC, हिस्टोरिकल डेटा 8.37 और 873, और ROE कहती है माइनस नेगेटिव में 11.3। कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है,
प्रमोटर होल्डिंग है 62% के आसपास, 63% कोई होल्डिंग प्लेस नहीं है। यहाँ पे डिमेरिट वाली पॉइंट एक आती है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 2.75 निकल के आती है, और करंट रेशियो थोड़ा सा कम निकल के आती है। बिजनेस मॉडल 6 दिन पैसा आता है, उसमें कोई चिंता की बात देखने को नजर नहीं आती है। अब एक जो कि सबसे 52 वीक के हाई 228 तक गया था, लो 142 तक गया था। इन दोनों को एक आंकलन करके देखें तो ये पता चल जाएगा कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस का माहौल क्या है, ये ऊपर जाने वाले है नीचे जाने वाले। यदि एक साल की मूविंग एवरेज की तरफ देखा जाए तो एवरेज क्या कहती है इसके बारे में देख लीजिए। इसको प्लस कर देते हैं, प्लस आने के बाद ये निकल, नंबर ऑफ शेयर को देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से इसको करंट मार्केट प्राइस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो करंट मार्केट प्राइस करीब 19,000 करोड़ के आसपास का निकल गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है स्टॉक को लेकर के। चलिए इसके पीयर्स में देखें, पीयर्स में एक जुबिलेंट फूड था जो कि एक था सबसे नियरेस्ट मुझे लगता है माना जाता है, लेकिन उन दोनों की परफॉर्मेंस में देखने को मिला कि इसका डेट्स काफ़ी कम था, इसका डेट्स उससे ज़्यादा नियर अबाउट दोना से ज़्यादा कम रहा है। जबकि इनका पैसे का पार्ट जो था वो थोड़ा सा जल्दी आता है, लेकिन इसका पी रेशियो ही नहीं निकल के नहीं आता, क्योंकि इनका थोड़ा सा कम देखने को मिलती नजर आती है ही नहीं। अब आते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट क्या कहते हैं कंपनी के बारे में। कहती है शेयर होल्डर मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले की बात है, और आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग की बात निकल के आती है। उससे पहले अटैचमेंट्स की बात करती है, क्या था कन्वेंस की बात करती है, जो कि पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। उससे पहले एनुअल न्यूज पब्लिकेशन की बात करती नहीं रहती 13 जून को। लेटेस्ट फिलहाल कोई अपने आप अपडेट देखने को नहीं नज़र आती है कंपनी को लेकर के। सो इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ देखा जाए या फिर ऑल की तरफ देखा जाए तो ऐसा कोई अपडेट निकल के नहीं देखने को नहीं मिलती नजर आती। तो चलिए अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट क्या कहती है कंपनी के बारे में, तो प्रॉफिट देखिए हम क्वार्टर को देखा जाए तो क्या कहते हैं क्वार्टरली में क्या हुआ कि लगातार सेल्स बढ़ती नजर आती है। अब इतना सारा इनके पास ब्रांड क्या कहते हैं ब्रांड्स हैं, इसके सारे इनके रेस्टोरेंट्स हैं, तो फिर सेल्स तो बढ़ना चाहिए ना। तो बस 1,000 करोड़ तक का सेल्स 1,000 से ज़्यादा पहुंचा है क्वार्टरली में। इतना पहुंचने के बाद भी क्या हुई है, यहाँ पे नुकसान है 49 करोड़ का। और यहाँ पे किसकी वजह से 49 करोड़ का नुकसान है, नुकसान है किसकी वजह से, नुकसान है अदर इनकम में देखने को मिला। इनका एक्सेप्शनल आइटम में ये 42 करोड़ का निगेटिव देखने को मिला। इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलती नजर आती है। यहाँ पे 49-50 करोड़ का एक साल में नुकसान देखने को लगा, क्वार्टर में देखने को लगा। ईयरली डेटा देखें तो ईयरली डेटा करीब 2016 में जो कि 1,000 करोड़ का था, वो 8 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना से ज़्यादा हो जाता है, अर्थात 3500 करोड़ से ज़्यादा पहुंच जाता है इसके सेल्स। और सेल्स यदि 3500 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 654 करोड़ होता है। और उसके बाद भी स्टॉक में क्या हुआ, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके स्टॉक नहीं इसकी जो एग्जैक्ट प्रॉफिट की पार्ट है उसमें क्या हुआ, गिरावट आई है। गिरावट किसकी वजह से था, या अदर इनकम में देखने को मिलती है। इसका कुछ ब्रेकअप मिलता तो मुझे लगता है कि बेहतर होता कि इसकी क्या एक्सेप्शनल आइटम थी जिसकी वजह से इसमें जो कि देखने को मिला कि एक्सेप्शनल आइटम 103 करोड़ का निगेटिव शो करती नजर आती है। यहाँ पे लेजर्स वैसे नहीं होता है, तो कंपनी के पास ही लेजर होगा ना। चलिए इन्वेस्टमेंट पार्ट की तरफ देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे डेटा की तरफ देखें तो सेल्स लगातार स्टैंड लोन हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, लगातार बढ़ती नजर आती है। एसेट्स से कई गुना ज़्यादा इनका रेवेन्यू मॉडल है, और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट लेकिन नुकसान में था, 23 में तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाई थी, लेकिन 24 में आकर के नुकसान का पात्र होना पड़ा है इसको। तो इसका पीयर्स कंपनी में यहाँ भी देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसका जानने का प्रयास करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग क्या कहती है, 62% की होल्डिंग है प्रमोटर, और बाकी 38% मान लेते हैं, 62 63 और प्लस 37 के आसपास पब्लिक कहती है। पब्लिक क्या सोचती है और प्रमोटर क्या सोचती है। पब्लिक में देखा जाए तो आरजे कॉर्पोरेशन ग्रुप्स है, इनके पास 59% के आसपास होल्डिंग है। इनकी कुछ और कंपनियां के लिस्ट ले तो इनके पास ढेर सारा कंपनियां हैं। कैपिटल इंडिया करके आती है, कॉस्मो फेरिट्स हैं, देवयानी इंटरनेशनल, स्टार्स इंडस्ट्रीज, ग्लोबल्स हेल्थ, लेमन ट्री। अच्छा लेमन ट्री भी इनकी कंपनी थी यहाँ पे। अच्छा इनकी 4% होल्डिंग थी, फिलहाल यहाँ पे होल्डिंग देखने को नजर नहीं आती। लेमन ट्री में कभी इनके पास 4% की होल्डिंग हुआ करता था। फिर वरुण बिवरेज भी इनकी कंपनी है। मतलब ये एक ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप्स में देखा जाए तो इनके पास ग्रुप्स में वरुण बिवरेज इज लिस्टेड कंपनी द बेस्ट परफॉर्मेंस, लेमन ट्री इज द बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी, बट यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे होटल में नहीं देखने को मिलता नजर आता है। ये बयानी इज द बेस्ट पोटेंशियल इन द मार्केट। इसके बाद कॉस्मो और एक कैपिटल्स इंडिया का नाम आता है। चलिए उसको भी आगे चल के हम समझने का प्रयास करेंगे।
एक बड़े इन्वेस्टर क्या क्या करती है। वरुण जयपुरिया है, जो कि शायद वरुण जयपुरिया का कहाँ कहाँ होल्डिंग देखने को मिलता है, तो उनका भी होल्डिंग केवल एक ही कंपनी में देखने को मिलता है। दो कंपनी में बेसिकली, वरुण बिवरेज और वरुण, और इसका नाम वरुण से ही चाहे स्टार्ट स्टार्ट होता है। रविकांत इसे फैमिली मेंबर हो सकते हैं। एफआई की पोजीशन, डीआई की पोजीशन दोनों बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। जहाँ पे देखने को ये मिली, जो डीआई ने खरीद 4% की खरीदारी किया लास्ट क्वार्टर में। कहाँ से? पब्लिक से। और डीआई में क्या हुआ? डीआई यहाँ पे बुलिस नजर आती है, जहाँ पे निपॉन्स लाइफ ने देखा कि 3% के आसपास होल्डिंग इंक्रीज किया है। फ्रैंकलिन का है, और प्लिंग का है देखने को, फ्रैंकलिन से। और इसमें कोई एच डी एफ सी का, एच डी एफ सी लाइफ का निकल के आती है। पब्लिक क्या कहते हैं इसके बारे में? पब्लिक के पास देखा है तो करीब 12% की होल्डिंग में एक नाम निकल के आता है, जिसका नाम है अधुनसल इन्वेस्टमेंट मॉरिसस। बेसिकली ये मैं बताऊँ, ये इनका एफआई में जाना चाहिए। ये पब्लिक में क्यों आ रहा है, ये सर गलत इंटरप्रिटेशन करती है। इनको ट्रांसफर, यदि मॉरिशस की कंपनी है तो उसको ट्रांसफर कहाँ करना है? एफआई के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए। अर्थात ये एफआई और डीआई दोनों के देखा जाए तादाद क्या है, दोनों की तादाद जो लगता है कि नियर अबाउट द सेम होना, सेम नहीं, एफआई ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एफआई में 2% की मॉरिशस का फंड वहाँ भी देखने को मिला पब्लिक के अंदर, तो वो वहाँ पर इंक्लूड करेगा तो 14% हो जाता है। इसके बाद कहते हैं इसके बारे में, प्रमोटर्स के होल्डिंग में क्या निकल के आता है, यहाँ पे रिटेल्स क्या करती है कंपनी। तो रिटेल में देखने को आई कि 8 साढ़े 8% के आसपास, नहीं 6 और 7% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि रिटेल्स में इनका पोजीशन 2 लाख से कम और 2 लाख से ऊपर है, जो कि खासकर इंडिविजुअल्स हैं इस कंपनी को लेकर के। तो यहाँ पे बाकी 6.5% के अलावा देखा जाए तो बाकी ज़्यादातर जो है वो एफआई और डीआई इस स्टॉक को कैप्चर करके बैठा है। ये कई बार ये चीज़ें कॉपी के तौर पे देखा जाए तो अच्छी होती है, जहाँ पे एफआई और डीआई पूरी ज़्यादातर स्टॉक में होते हैं, अर्थात वहाँ पे स्टॉक में एक पोटेंशियल आगे मोमेंटल की तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक लगातार, क्योंकि डीआई और एफआई एक प्लान करके बैठता है ना 5 साल 10 साल के लिए इस स्टॉक को, फिर वो अच्छे प्राइस से बिकवाली भी करता है, ऐसा नहीं है बिकवाली नहीं करता, एक अच्छे पोजीशन बनने के बाद बिकवाली करता है। इसका कुछ लेटेस्ट अपडेट देखें, ड्यू डिलिजेंस की तरफ देखा जाए तो कुछ कहती है ड्यू डिलिजेंस, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आता। इसके पीयर्स में क्या आती है, तो इनके पीयर्स में देखा जाए तो जुबलेंट्स फूड इन द नंबर 1 पे, देवयानी इज सेकंड नंबर पे देखने को मिलती है एज पर द रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पे स्टैंड लॉन। और कंसोलिडेट डेटा देखें तो क्या आती है, सबसे नंबर जुबलेंट आती है, दूसरे नंबर पर देवयानी आती है। मतलब इसको देखा जा सकता है जुबलेंट, लेकिन इतने सारे रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, 9 करोड़ के 10 करोड़ के आसपास नुकसान में देखने को मिलता नजर आता है कंपनी की। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में। अब इसमें कुछ और चीज़ों को देखा जाए तो कुछ और अपडेट क्या क्या निकल के आती है। कहती है एक्सपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द मोर देन 2 टाइम्स बढ़ गया, 1 टाइम बढ़ गया आज लास्ट 8 जुलाई के डेट में, अर्थात यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज कर गई आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। यहाँ पे जो कि एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल के चार्ट में अब लगातार ये स्टॉक में क्या नज़र आती है, एक पोटेंशियल बनती नजर आती है, जहाँ पे एक एवरेज प्राइस के आसपास से ऊपर की सतह पर कामकाज करती नजर आती है। ऐसे यदि 6 महीने के चार्ट को देखें तो 6 महीने के चार्ट में क्या नजर आती है, 6 महीने के चार्ट में ये नजर आती है, स्टॉक जो गिरती हुई स्टॉक थी वहाँ पे एक सपोर्टिंग जो लाइन थी, सपोर्टिंग जोन से वो आगे निकल चुकी है। इसका फिलहाल सपोर्टिंग जोन क्या नजर नजर आता है, सपोर्टिंग जोन फिलहाल इसका ये भी नहीं नजर आता है, इससे भी ऊपर निकल चुका है, अर्थात ये भी देखा जाता है इसके ऊपर भी कारोबार करती नजर आ रही है। फिलहाल लगातार इसके स्टॉक में क्या हो रही है, एक सपोर्टिंग जोन चेंज होती है और अच्छे से बुलिश नजर आती है। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, एक सेगमेंट वाइज जाने का प्रयास करें, अगर सेगमेंट वाइज में रिजल्ट आता हो तो अच्छी बात है, सेगमेंट वाइज डिटेल नहीं देती है। यहाँ पे पीयर्स देखा तो पीयर्स यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे पीयर्स में जो डिफरेंट फूड्स और एस्पायर का ही नाम आता है, इनकी पोटेंशियल की तरफ हमने ध्यान देखा ही, जहाँ पे हमने पीयर्स को कंपेयर करने का प्रयास किया था कि क्या किसका क्या पोटेंशियल निकल के आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम बात कर रहे थे देवयानी इंटरनेशनल की, जिसका ब्रांच था KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी, ढेर सारा ब्रांड्स के पास है और ढेर सारी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। और कहती है जब फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट डेयरिंग लीडर्स ने 2022 में मिला था। इसके बाद कुछ और भी कहती है KFC इन द वर्ल्ड्स की बात करती नजर आती है कि KFC की ब्रांड्स की अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर रखी है बर्गर वगैरह के मामले में, और पिज़्ज़ा हट भी पिज़्ज़ा के मामले में मार्केट कैप्चर कर रखी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।